Good morning and welcome to Plus 2 English class, my dear students. Till now, we have discussed the sixth chapter of book Flamingo, the Poets and Pancakes. Today, we shall be discussing its exercise. Let us start. Question number 1. What does the writer mean by fiery misery of those subjected to makeup? कहते वो जो लेखक कहता है कि फायरी मिजरी उन लोगों की जो मेकअप के लिए जाते हैं उसका क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर रहेगा द मेकअप रूम हैड अबाउट हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। मेकअप रूम में लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे थे। एंड एज मैनी और उतने ही इनकेंडेसेंट लाइट्स, गर्मी पैदा करने वाली लाइट्स थी। द पीपल हु वेंट फॉर मेकअप, वो लोग जो मेकअप के लिए जाया करते थे, हैड टू सिट, उन्हें बैठना पड़ता था इन अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ऊंचे तापमान में। सो इट हैज़ बीन कॉल्ड एज फायरी मिजरी, इसलिए वहाँ बैठने को, मेकअप के लिए जाने को कहा गया है फायरी मिजरी। Question number second, what is the example of national integration that the poet refers to, that the author refers to? कहते राष्ट्रीय एकीकरण का कौन सा उदाहरण है जिसकी बात यहाँ पर लेखक करता है? द मेकअप डिपार्टमेंट, कहते मेकअप डिपार्टमेंट में हैड पीपल, लोग थे, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से। देर वॉज अ कन्नडिगा, वहाँ एक कन्नड़ था। एन आंध्राइट, एक आंध्रा का था। एन एंग्लो बर्मीज, एक एंग्लो बर्मीज था। एंड अदर लोकल तमिल्स, और उसके अलावा अन्य लोकल वहाँ के कॉमन जो थे तमिल्स थे, स्थानीय तमिल लोग थे। सो मेकअप डिपार्टमेंट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और इसीलिए वो जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो राष्ट्रीय एकीकरण का एक खूबसूरत उदाहरण था। Now question number third, what work did the office boy do in the Gemini Studios? कहते Gemini Studios में ऑफिस बॉय क्या काम करता था? Why did he join the studios? इसी के साथ दूसरा पार्ट पूछा गया है कि वो Gemini Studios उसने ज्वाइन क्यों किया? Why was he disappointed? और तीसरा है कि वो डिसअपॉइंटेड क्यों था, निराश क्यों था, दुखी क्यों था? तो इसका आंसर रहेगा द ऑफिस बॉय यूज टू अप्लाई मेकअप, कहते ऑफिस बॉय मेकअप लगाया करता था ऑन द फेसेस ऑफ क्राउड प्लेयर्स, भीड़ का रोल निभाने वाले लोगों के चेहरों पर। ही ज्वाइंट, अब सेकंड पार्ट पूछा है कि उसने जेमिनी स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था। ही ज्वाइन जेमिनी स्टूडियोज इन द होप, कहते इस उम्मीद में उसने जेमिनी स्टूडियोज ज्वाइन किया था ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, या तो वो स्टार एक्टर बनेगा, या डायरेक्टर बनेगा, स्क्रीन राइटर बन जाएगा, या फिर एक लिरिक्स राइटर बन जाएगा। बट लेकिन हुआ क्या? ही बिकेम ओनली एन ऑफिस बॉय, लेकिन वो बना क्या? सिर्फ एक ऑफिस बॉय। ये तीसरे पार्ट को हम आंसर कर रहे हैं कि वो डिसअपॉइंटेड क्यों था। तो ये सब कुछ बनने के लिए वो आया था, लेकिन बना वो ऑफिस बॉय। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, और यही वजह है कि वो डिसअपॉइंटेड था, निराश था। क्वेश्चन नंबर 4, Why does the author appear to be doing nothing at the studios? कहते ऐसा क्यों लगता है सबको ही कि ऑथर जो है वो स्टूडियोज में कोई काम नहीं किया करता था। द ऑथर यूज टू सिट इन अ क्यूबिकल, कहते ऑथर जो था वो एक क्यूबिकल में बैठा करता था। वेयर ही टोर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, जहाँ पर वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को फाड़ा करता था। एंड स्टोर्ड देम, और उनको स्टोर करता था, संग्रहित करता था इन फाइल्स में। सो ही अपियर टू बी डूइंग नथिंग, इसलिए सबको ही क्या लगता था, क्या दिखाई देता था कि वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। नाउ पेज नंबर 61, क्वेश्चन 1, Why was the office boy frustrated? कहते ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों था, व्यग्र क्यों था, परेशान क्यों था। How did he show his anger on, और वो अपना गुस्सा किस पे दिखाता था। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि ऑफिस बॉय की डिसअपॉइंटमेंट का क्या कारण था, लेकिन इसमें भी पहले वही मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बताना पड़ेगा कि वो अपना गुस्सा किस पे दिखाता था, किसको जिम्मेदार मानता था अपने इस हाल के लिए। तो इसका आंसर, ये तो पहले वाला सारा वही क्लियर है कि वो स्टार एक्टर बनने के लिए आया था, डायरेक्टर बनने के लिए आया था, स्क्रीन राइटर बनने के लिए आया था, लेकिन बना वो एक ऑफिस बॉय। सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड था। और वो अपना गुस्सा किस पे दिखाता है? ही शोड हिज एंगर ऑन सुबू, वो सुबू के ऊपर अपना गुस्सा दिखाता था। ऑन हो गए, हाँ, ऑन सुबू द नंबर 2 ऑफ स्टूडियोज, और वो अपना गुस्सा किस पे दिखाता था? सुबू पे दिखाता था, जो जेमिनी स्टूडियोज पे नंबर 2 पे था। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज सुबूज प्रिंसिपल, कहते सुबू का बॉस, सुबू का मुखिया कौन था।
एस एस वासन वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सुबू। कहते एस एस वासन जो थे वो प्रिंसिपल थे, मुखिया थे सुबू के। ही वॉज हिज बॉस। ही वॉज द ओनर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, और इसके साथ साथ जेमिनी स्टूडियोज के मालिक भी वही थे, एस एस वासन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुबू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड जीनियस। कहते सुबू को बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाओं वाला व्यक्ति है। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़। कहते उसकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनमें से 4 की सूची बनाइए, या 4 वो एबिलिटीज़, क्षमताएं हमें बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सुबू वॉज अ चीयरफुल मैन। पहली बात तो यही है कि सुबू एक खुश रहने वाला व्यक्ति था। ही वॉज क्वाइट लॉयल टू हिज बॉस। दूसरी बात कि वो बहुत ही ईमानदार था, वफादार था अपने बॉस के लिए। ही वॉज अ वंडरफुल एक्टर। तीसरी बात कि वो एक अद्भुत एक्टर था। ही वॉज अ वेरी गुड पोएट। वो बहुत अच्छा पोएट था, ये चौथा गुण हो गया। हु चोज मासिस, जिसने चुना मासिस को, आम लोगों को, एज सब्जेक्ट ऑफ हिज पोइट्री, अपने पोइट्री के विषय के तौर पर। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। कहते वो बहुत ही दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। हु हेल्प मेनी, जो बहुत सारे लोगों की मदद किया करता था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु वॉज द लीगल एडवाइजर। कहते लीगल एडवाइजर कौन था। वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द ऑपोजिट बाय अदर्स। कहते लीगल एडवाइजर को बाकी लोग अपने से ऑपोजिट, अपने से अलग, अपने से विपरीत क्यों माना करते थे। द लीगल एडवाइजर, कहते वो जो कानूनी सलाहकार था, वॉज अ स्पॉइल स्पोर्ट। वो हर चीज़ में बिगाड़ डालता था, स्पॉइल स्पोर्ट था, हर चीज़ को बिगाड़ने वाला था। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट, कहते उसके डिपार्टमेंट के जो बाकी मेंबर्स थे, वो और खादी धोती एंड कुर्ता, वो क्या पहना करते थे, खादी धोती और कुर्ता पहनते थे। बट ही वोर पैंट्स एंड टाई, लेकिन वो क्या पहनता था, पैंट और टाई। सो ही वॉज रेफर टू एज ऑपोजिट बाय अदर्स। कहते वो स्पॉइल स्पोर्ट था, किसी के साथ उसकी बनती नहीं थी। बाकी लोग खादी के कुर्ता और धोती पहनते थे, वो उनके ऑपोजिट पैंट्स और टाई पहनता था, इसलिए उसको ऑपोजिट कहते थे या मानते थे जेमिनी स्टूडियोज के लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज। फिर वही बात है, वही वाली चीज़ पूछ रहे हैं कि बाकियों से अलग क्यों है वो जो लॉयर है जेमिनी स्टूडियोज का। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी। सब लोग फॉलोअर्स थे गांधी के। एंड वो खादी धोती एंड कुर्ता, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके कि वो खादी के कपड़े पहनते थे। बट द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड टाई, लेकिन वो जो लीगल एडवाइजर था वो पैंट्स और टाई पहनता था। हो सो ही स्टूड आउट फ्रॉम अदर्स एट स्टूडियोज, इसलिए वो बाकियों से भिन्न था स्टूडियोज में। Page number 64, question 1. Did the people at Gemini Studios have any particular political affiliation? कहते जेमिनी स्टूडियोज के जो लोग थे, क्या उनकी कोई विशेष राजनीतिक संबद्धता थी, मतलब किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते थे वो लोग। तो आपका आंसर रहेगा द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज। कहते जेमिनी स्टूडियोज के जो लोग थे वो खादी पहनते थे। एंड वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी, और इसके साथ साथ वो फॉलोअर्स थे, अनुसरण करता थे गांधी के। बट दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशंस, लेकिन उनकी कोई भी विशेष राजनीतिक संबद्धता किसी भी दल या विचारधारा के साथ नहीं थी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई वॉज द मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी, MRA, जो वो आया था, वेलकम्ड एट द स्टूडियोज। कहते MRA का स्वागत क्यों हुआ स्टूडियोज में। द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज, कहते जेमिनी स्टूडियोज के जो लोग थे, थॉट, उन्होंने सोचा दैट MRA वॉज एन इंटरनेशनल सर्कस, कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है। मोर ओवर, इसके अलावा इट वॉज अ गुड चेंज फॉर देम, उनके लिए बहुत अच्छी चेंज भी साबित हुई वो, टू वॉच प्लेज ऑफ MRA। क्या चीज़ चेंज साबित हुई, MRA के प्लेज को देखना। सो MRA वॉज वेलकम्ड एट जेमिनी स्टूडियोज, इसलिए MRA को ठीक वेलकम, ठीक स्वागत मिला जेमिनी स्टूडियोज में। Question number third, name one example to show that Gemini Studios was influenced by the plays staged by MRA। कहते एक एग्जाम्पल बताइए आप, ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि MRA के प्लेज से प्रभावित हुए जेमिनी स्टूडियोज के लोग या जेमिनी स्टूडियो की कार्यविधि। तो इसका क्या आंसर रहेगा, द पीपल एट स्टूडियोज। कहते स्टूडियोज के जो लोग थे, वॉच द प्लेज रिपीटेडली, उन लोगों ने रिपीटेडली बार बार उन नाटकों को देखा।
लाइक द प्लेज ऑफ एम आर ए के नाटकों की ही तरह ऑल तमिल प्लेज, सारे के सारे तमिल प्लेज में स्टार्टेड हैविंग सीन्स, शुरू हो गए सीन्स, दृश्य सनराइज के और सनसेट के, ऑन बेयर स्टेज, खाली स्टेज पर, विद वाइट बैकग्राउंड, जिसमें वाइट बैकग्राउंड हुआ करती थी, पृष्ठभूमि हुआ करती थी। दिस थिंग शोज, ये बात बताती है दैट जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन्फ्लुएंस्ड, कि जेमिनी स्टूडियोज जो था वो प्रभावित हुआ बाय द प्लेज स्टेज्ड बाय एम आर ए के नाटकों से, वो वाले नाटक जिनका मंचन वहाँ पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, ये तो आप पहले भी कर चुके। एस वासन जो हैं वो बॉस हैं जेमिनी स्टूडियोज के, तो इसका आंसर हो जाएगा एस वासन वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। What caused the lack of communication between the Englishman and the people at studios? कहते वो जो कम्युनिकेशन का, बातचीत के, एक दूसरे को समझ पाने का जो गैप रहा उस अंग्रेज व्यक्ति में और जेमिनी स्टूडियोज के लोगों में, वो क्यों हुआ? आपके 4th क्वेश्चन का आंसर ये भी है ऊपर लिखा हुआ। 5th, द पर्पज ऑफ इंग्लिश मैन्स विजिट वॉज नॉट नोन टू एनीवन, कहते क्या उद्देश्य था उस अंग्रेज आदमी की विजिट का, वो किसी को नहीं पता था। मोर ओवर, इसके अलावा, द आक्सेंट उच्चारण का तरीका, ऑफ इंग्लिश मैन डिफीटेड एवरी एफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम, कहते वो जो उसका एक्सेंट था तो उसके कारण अगर कोई कोशिश कर भी रहा था उसको समझने की, तब भी वो अपनी कोशिश में असफल रह रहा था। बोथ द थिंग्स कॉज्ड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और इन्हीं दोनों चीज़ों ने गैप ऑफ कम्युनिकेशन जो था, लैक हुआ कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट किया, कम्युनिकेशन की कमी को क्रिएट किया। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज, कहते वो कौन था अंग्रेज यात्री जो था वो स्टूडियोज में आया था, वो बताएं। माफ़ करिएगा, इसका पेज नंबर 64 का 6th क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना भूल गई, पहले 65 का फर्स्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं पीछे। स्टीफन स्पेंडर वॉज द पोइट एंड एडिटर, कहते स्टीफन स्पेंडर ही वो पोइट और एडिटर था ऑफ द एनकाउंटर नाम की पत्रिका का। वॉज द विजिटर टू स्टूडियोज, वो व्यक्ति उस स्टूडियोज को विजिट करता है। भाई स्टीफन स्पेंडर जो कवि है, एडिटर है द एनकाउंटर नाम की पत्रिका का, पीरियोडिकल का, वो स्टूडियोज को विजिट करता है। अब पेज नंबर 64 का 6th क्वेश्चन, why is the Englishman's visit referred to as an unexplained mystery, कहते हैं इस अंग्रेज की यात्रा को unexplained mystery क्यों कहा गया है, ऐसा रहस्य क्यों कहा गया है जिसका किसी को कुछ पता नहीं चला है। ये चीज़ हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके। द पर्पज ऑफ पोइट्स विजिट वाज नॉट नोन टू एनीवन, कि उस पोइट की वहाँ विजिट का किसी को पर्पस नहीं पता था। मोर ओवर, इसके अलावा हिज एक्सेंट डिफीटेड एवरी एफर्ट टू अंडरस्टैंड हिम, ये पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि 2 कारण रहे हैं, ना तो किसी को उसकी यात्रा के पर्पस का पता था, और दूसरी बात कि अगर उसको समझने की कोई कोशिश भी कर रहा था तो उसका एक्सेंट ऐसा था, उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसकी जो विजिट है वो रही एक मिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग वाइल, बड़े लंबे समय तक वो एक रहस्य ही रहा। अब पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज, कहते किस तरह से लेखक ने इस बात का पता लगाया कि वो इंग्लिश विजिटर, अंग्रेज यात्री कौन था जो स्टूडियोज आया था। द ऑथर हैड गॉन टू ब्रिटिश, कहते लेखक गया था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम है, टू गेट एन आइडिया, एक आइडिया लेने के लिए, अबाउट द एनकाउंटर, वो जो द एनकाउंटर नाम का एक पीरियोडिकल है उसका आइडिया लेने के लिए गया था। ऑन सीइंग द कॉपीज ऑफ एनकाउंटर, कहते वहाँ पर द एनकाउंटर की कॉपीज देख करके ही केम टू नो, उसे पता चला दैट स्टीफन स्पेंडर, कि स्टीफन स्पेंडर जो हैं हैड विजिटेड द स्टूडियोज, उन्होंने ही स्टूडियोज को विजिट किया था और वही उस पत्रिका के संपादक भी थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, कहते ये जो यहाँ कहा गया है द गॉड दैट फेल्ड, ये क्या चीज़ है। द गॉड दैट फेल्ड इज द नेम ऑफ अ बुक, कहते द गॉड दैट फेल्ड जो है वो
एक बुक का नाम है हैविंग आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल्स हैं, लेख हैं, ऑफ 6 फेमस राइटर्स, 6 प्रसिद्ध लेखकों के, अबाउट देयर जर्नी टू कम्युनिज्म, वे किस तरह से उनकी यात्रा रही समाजवाद के लिए, एंड देयर फ्रस्ट्रेशन देयर आफ्टर, और वहाँ पहुँच करके कम्युनिज्म कि को अच्छे से जान करके जो फ्रस्ट्रेशन, जो व्यग्रता उन्होंने महसूस की है, जो दुख उन्हें हुआ है, उसके बारे में उन्होंने लेख लिखे हैं। 6 प्रमुख लेखकों के लेख हैं इस बुक में। तो वो है द गॉड दैट फेल्ड। नाउ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, द ऑथर हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन foibles, pick out instances of this to show how this serves to make the piece interesting। कहते बड़ी जेंटल ह्यूमर का इस्तेमाल किया है लेखक ने मानवीय कमियों को दर्शाने के लिए या डिफरेंट चीज़ों का चित्रण करने के लिए। तो आप बताइए कि किस तरह से उस ह्यूमर ने हेल्प की है इस पीस ऑफ आर्टिकल को, इस लेख को इंटरेस्टिंग, रुचिकर बनाने के लिए। द वे ऑथर पोर्ट्रेज ऑफिस बॉय एंड सुब्बू शोज हिज सटल ह्यूमर। कहते जिस तरह से ऑफिस बॉय को और सुब्बू का चित्रण करता है ऑथर, उससे उसकी सटल सूक्ष्म ह्यूमर का पता लगता है। नॉट इवन दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, द विजिट्स ऑफ एमआरए एंड स्टीफन स्पेंडर टू द स्टूडियोज़। कहते इसके अलावा स्टीफन स्पेंडर की और जो एमआरए की विजिट है स्टूडियोज़ में, हैव ऑल्सो बीन एक्सप्रेस्ड इन अ, कहते उनको भी अभिव्यक्त किया गया है बहुत ही ऐसे तरीके से, वे दैट द नरेशन बिकम्स वेरी जूसी। इस तरह से उसको एक्सप्रेस किया गया है कि वो जो कथानक है, जो नरेशन है, वो बहुत ही जूसी, बहुत ही रसीली महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज कोटमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। कहते जेमिनी स्टूडियोज में सुब्बू को नंबर 2 क्यों काउंट किया जाता था। इसकी जगह कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू भी आपको पूछा जा सकता है, तब भी आप ऐसे टाइप में वही डिस्कस करेंगे। ये इकलौता ऐसे टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है। सुब्बू इज़ क्वाइट क्लोज एंड लॉयल टू हिज बॉस। कहते हैं सुब्बू बहुत नज़दीक है, बहुत क्लोज है और लॉयल है, वफादार है बॉस के लिए। ड्यूरिंग द गोल्डन इरा होता है युग ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। कहते जेमिनी स्टूडियोज के सुनहरे समय के दौरान सुब्बू प्लेड अ वाइटल रोल इन ग्रोथ ऑफ स्टूडियोज। सुब्बू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्टूडियोज की ग्रोथ में, बढ़ोतरी में। ही इज़ अ मैन विद मेनी वर्चूज। उसके ऐसा आदमी है जिसमें बहुत सारे वर्चूज हैं, बहुत सारे गुण हैं। ही इज़ टेलर मेड, टेलर मेड बिल्कुल उपयुक्त, फॉर फिल्म्स, वो टेलर मेड है फिल्मों के लिए। ही इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, वो आइडियाज से भरा रहता है। ही ऑलवेज लुक चेयरफुल, वो हमेशा खुश दिखाई देता है। ही कुड नॉट डू थिंग्स एट हिज ओन। हाँ, उसकी एक प्रॉब्लम है कि अपने आप वो कुछ काम नहीं कर सकता है। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर अदर्स, उसके पास हमेशा दूसरों के लिए काम रहा करता है। ही इज़ अ गुड पोएट, इसके साथ क्या है, वो एक अच्छा कवि है। हु राइट्स पोइट्री, जो पोइट्री लिखता है ऑन मासेस, मतलब जानबूझ करके उसने चुना है आम लोगों को पोइट्री का विषय। वेयर एज, जबकि ही कुड राइट ऑन मोर कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, जबकि वो ज़्यादा जटिल विषयों के बारे में लिख सकता था। ही इज़ अ काइंड हार्टेड मैन, उसके अलावा वो एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति है। हु फीड्स एंड सपोर्ट्स डजन्स ऑफ पीपल, जो फीड करता है, खाना खिलाता है और सपोर्ट करता है, सहारा देता है दर्जनों लोगों को। उसके घर में बड़े सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले आए रहते हैं, तो वो उनको सबको सपोर्ट करता है। ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, वो एक अद्भुत एक्टर है। ही डज नॉट एस्पायर फॉर लीड रोल्स। कहते उसकी इच्छा नहीं होती है, एस्पायर नहीं होती है, अपेक्षा नहीं होती कि वो लीड रोल करे, बट लेकिन वट एवर रोल ही प्लेज, जो भी रोल वो निभाता है, ही प्लेज इट बेटर दैन मेन एक्टर्स। वो इतना खूबसूरत निभाता है कि मुख्य एक्टर्स से ज़्यादा अच्छा निभा देता है उसको। परहैप्स, शायद, ऑल दीज क्वालिटीज़, ये सारे की सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारे के सारे जो वर्चूज़ हैं, हैव केप्ट हिम क्लोज टू द बॉस, उन्होंने ही उसे बॉस के नज़दीक रखा है। एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज़, और तभी उसे जेमिनी स्टूडियोज़ में नंबर 2 का दर्जा भी दिया गया है। Now question number 3, how does the author describe the incongruity of an English poet addressing the audience at Gemini Studios? ये ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं उस अंग्रेज कवि और जेमिनी स्टूडियोज़ के लोगों के बारे में, लगभग वही है कि उनमें क्या विसंगति थी, उसको कैसे डिस्कस किया गया है।
द इंग्लिश पोइट वॉज अ स्कॉलर, कहते इंग्लिश पोइट जो था वो एक विद्वान था, एंड हिज एक्सेंट वॉज वेरी इंग्लिश, और उसका जो उच्चारण का तरीका था वो भी बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा था। वेयर एज, जबकि द पीपल एट स्टूडियोज आर सिंपल तमिल्स, स्टूडियोज को जो लोग थे वो सिंपल तमिल लोग थे। बोथ द पोइट एंड ऑडियंस वर बैफल्ड, बैफल होता है परेशान हो जाना, आफ्टर फेसिंग ईच अदर, कहते वो ऑडियंस भी उतनी ही परेशान थी जितना कि वो पोइट परेशान था एक दूसरे को मिल करके, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला, लोगों को ये नहीं पता चला कि पोइट क्या बोल रहा है, और पोइट को साफ दिखाई दे रहा था कि इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। Question number 4. What do you understand about the author's literary inclination from the account? चौथा क्वेश्चन है कि आपको लेखक के साहित्यिक रुचियों के बारे में क्या पता चलता है इस विवरण को पढ़ने के बाद। द ऑथर हैज सटल सेंस ऑफ ह्यूमर, कहते लेखक की बहुत ही सूक्ष्म सेंस ऑफ ह्यूमर है, विच मेक्स अ वेरी कॉमन इवेंट, जो कि एक बड़े साधारण कॉमन इवेंट को भी एज इंटरेस्टिंग एंड एनग्रॉसिंग बना देता है। कैसा बना दे रहा है उसका बोलने का या सुनाने का तरीका, इंटरेस्टिंग और एनग्रॉसिंग, एनग्रॉस करने वाला होता है, पूरी तरह से ध्यान को आकर्षित करने वाला, खींच लेने वाला। इसी के साथ आपकी पोइट्स एंड पैनकेक्स की ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कहीं कोई दिक्कत रहती है तो मुझे काइंडली या तो कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में डिस्कस कर लें। थैंक यू।